नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के संबंध में एक एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये देश में इस किस्म का ये पहला पोर्टल जो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दोस्तों ऐप का नाम यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल है, जो कि किसान कल्याण मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस पोर्टल को इस प्रकार डिजाइन किया है और इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि ये किसानों को ग्राउंड लेवल पर हेल्प कर सके। इस पोर्टल में फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप, इंडिविजुअल फार्मर, ट्रेडर्स ये सभी हैं। दोस्तों इस पोर्टल पर एफपीओ है। एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक। इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों इस पोर्टल का एंड्रॉइड ऐप भी है, जिसको किसान आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि इससे क्या फायदा होगा किसानों को। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मंडियां बहुत कम है। दोस्तों इस ऐप के तहत किसानों को ई मंडी से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसान अपना एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं तथा जुड़ सकते हैं। इससे दोस्तों किसान मिलकर जो प्रोड्यूस करेंगे उसको ट्रेडर्स को पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे। अगर कोई बड़ा किसान है तो वो अपने प्रोडक्शन को ट्रेडर्स को बेच सकता है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर खेत के आकार छोटे हैं, इस वजह से यहाँ पर एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काफी कारगर सिद्ध होगी, जहाँ बहुत सारे किसान मिलकर एक तरीके की फसल उगाएंगे तथा उनको ट्रेडर्स को बेचेंगे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर कारगर सिद्ध होने वाली है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी 576 एफपीओस रजिस्टर्ड हैं। अभी इस एप्लीकेशन पर 447 के करीब एफपीओस रजिस्टर्ड किए गए हैं। दोस्तों ये एक प्रकार की ई मंडी है, जहां पर ट्रेडर्स और किसान आपस में अपना सामान बेच एवं खरीद सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट तेलंगाना से है, जहां दोस्तों कुछ दिनों पहले अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा था कि ये टोरंटो बेस्ड स्काई पावर ग्लोबल, जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इसका 50 मेगावाट का ऑपरेशनल सोलर प्लांट, इसके सारे असेट्स तेलंगाना के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी खरीदेगी। इसके अलावा दोस्तों आज अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडी कंपनी उसको करीब 300 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में मिल गए हैं। इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड भेजा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण पावर सब्सिडी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने दिया है। दोस्तों ये विंड प्रोजेक्ट्स भारत के कई राज्यों में चलाए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से संबंधित है, जहां दोस्तों कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत में पहले सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात कही थी। वहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों ने राज्यसभा में इस पर कई सारे प्रश्न पूछे। बहुत सारे लोगों ने निशाना बनाया कि ये प्राइवेटाइजेशन को छुपाने का सरकार का एक नया पैंतरा है। दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के संबंध में बहुत सारी चीजें कही हैं, उसको जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में इससे पहले इंडस्ट्रियल बैंक्स डेवलप किए गए हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज को पैसा दिया जाता है और ये आज भी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये पहला कदम है। भारत में दोस्तों कई ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं, वो कभी कभार 2-3 साल रुक जाती हैं, फिर बजट मिलने के बाद दोबारा शुरू हो जाती हैं। तो इस कारण दोस्तों परियोजनाएं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं। और इनमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो भारत का आप डीएफसी कॉरिडोर्स देख रहे हैं, ये दोस्तों बजट के कारण बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हैं। अगर इनकी आप डेडलाइन जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इनको कितने साल पहले ही तैयार हो जाना था, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। अब बात करें दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस हमारे यहाँ पर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो ये एक बड़ा एजेंडा है कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रोसेस से इस बैंक को सेटअप किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों सरकार 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी तथा इस बैंक को सेटअप करेगी। साथ ही 500 करोड़ रुपए का अनुदान देगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों में ये बैंक बाजार से पैसा जुटाएगा तथा 3 सालों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया है। और ये बैंक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इस बैंक के थ्रू लोन अलॉट किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यूएन की एक रिपोर्ट से है, जहां दोस्तों आज वर्ल्ड वाटर डे है और यूएन ने दोस्तों कई रिपोर्ट पब्लिश की है इस विषय में, जिसमें दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। दोस्तों अनुमान लगाया गया है कि 4 वर्षों के अंदर पूरे विश्व में बंद बोतल वाले पानी का मार्केट 22,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज की सूची में भारत 13वें स्थान पे है। दोस्तों भारत के अर्बन एरिया और रूरल एरिया में ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से डाउन होता जा रहा है। सबसे बुरा हाल पंजाब और राजस्थान का है, जहां दोस्तों इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है।
दोस्तों एक तरीके से भारत के अंदर पानी की समस्या बहुत सारे क्षेत्रों में है और अभी भी भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तथा भारत के पास टेक्नोलॉजी ना होने के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को अभी विकसित नहीं कर पाए हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि ग्लेशियर्स द्वारा निकलती है, तो वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है। हमारे यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ सूखा पड़ता है। दोस्तों हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है वाटर का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सके। अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर अगर अच्छा सिस्टम बनाया जाए तो गंगा के पानी से इरिगेशन किया जा सकता है बहुत दूर दराज के क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि इरिगेशन किया जा सके। दोस्तों गंगा का पानी बुंदेलखंड तक भी पहुँचाया जा सकता है, लेकिन अभी इस प्रकार की नहरें वगैरह इन सब का डेवलपमेंट शायद ही हो पाया है या फिर भविष्य में होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यूरोप और अमेरिका से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं जो भारत की डेमोक्रेसी, इंटरनेट शटडाउन, टेररिज्म, रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स इन सब से संबंधित होती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन रिपोर्ट्स को पहली बात तो आप सीरियसली ना लें, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नहीं होती है। कुछ प्रोफेसर्स इनको मिलकर बनाते हैं। भारत के अंदर जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनके आधार पर ये रिपोर्ट तय की जाती हैं और इनके अंदर भारत की रैंकिंग बहुत ही घटिया दिखाई जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन रिपोर्ट्स होती हैं इन पर अंधाधुंध विश्वास ना करें। जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं सबसे पहले चेक कर लें जिस अथॉरिटी या यूनिवर्सिटी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश की है, क्या वो पहले कितने सालों से ये रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, ये रिपोर्ट 50 साल पुरानी है या फिर ये एक एजेंडा है। क्योंकि दोस्तों भारत के खिलाफ यूरोपियन एजेंडा बहुत समय से चल रहा है, हमें नीचे दिखाने के लिए ये ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है। और दोस्तों इन सब न्यूज़ को कवर करने वाली भी जो एजेंसीज होती हैं, जो मीडिया पोर्टल होते हैं, वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट होते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और इसके आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे वो एक ट्वीट हो और चाहे वो वीडियो हो। दोस्तों एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कोई यूरोपियन व्यक्ति भारत की डेमोक्रेसी, हमारे पीएम के बारे में कुछ उल्टा बोल दे तो उसको कितनी जल्दी हमारी मीडिया हाउसेस, पोर्टल, खासकर लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल उनको कवर करने लगती हैं और भारत के अंदर एक एजेंडे के रूप में इसे कार्य करने लगते हैं कि कैसे विदेशी ने बोल दिया भारत का प्रधानमंत्री बेकार है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। और हमारे यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधाधुंध इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। कोई भी रिपोर्ट्स अगर ऐसी आती है तो उनकी सबसे पहले जांच कर लें, तभी जाकर दोस्तों उसका अध्ययन करें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत की एफपीआई इन्फ्लो से है। दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके तहत फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग $36 बिलियन का निवेश किया है भारत के अंदर मार्च के 10 तारीख तक। और दोस्तों भारत के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस टाइमलाइन में और भारत ने चाइना को भी इस क्षेत्र में ओवरटेक कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि एफपीआई होती क्या है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एफपीआई और एफडीआई क्या है। तो एफपीआई एफडीआई से अलग है, हालांकि इसमें भी निवेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों बात करें एफपीआई की तो एफपीआई के अंदर प्रत्यक्ष निवेश ना करके देश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक असेट्स को खरीदा जाता है। इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर भारत के अंदर कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत के स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनीज के स्टॉक को खरीदता है तो इसको हम एफपीआई कहते हैं। वो यहाँ पर निवेश तो कर रहा है लेकिन उसका निवेश उस कंपनी के ऊपर है और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका बेनिफिट भी डबल होगा और अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उसका जो पैसा है वो भी डूब जाएगा। तो इस प्रकार से एफपीआई होता है। तो दोस्तों भारत के अंदर एफपीआई के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा निवेश पिछले वर्ष नवंबर में देखने को मिला था। इस वर्ष मार्च में भी ये पीक पर है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एमएसएमई से संबंधित है, जहां दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ की स्कीम मई 2020 में एमएसएमईज के लिए लॉन्च की थी अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसके तहत दोस्तों इमरजेंसी क्रेडिट प्रोवाइड करना था एमएसएमईज को। इसके लिए ये लोन भारत सरकार बैंक्स के थ्रू एमएसएमईज को प्रोवाइड कर रही थी। तो इसके तहत कुछ आंकड़े आए हैं, जहां दोस्तों नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ने कहा है कि करीब 82% लोन लगभग 2.46 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज को अलॉट कर दिया गया है। ये पैसा बैंक के थ्रू अलॉट किया गया है और सबसे ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक द्वारा एमएसएमईज को दिया गया है। दोस्तों एक अच्छी बात है कि हमारे सरकार ने अपने वादे को पूरा किया और लगभग एक अच्छी अमाउंट एमएसएमईज को मिली। चलिए दोस्तों कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप जारा बायोटेक ने $10 बिलियन का फंड रेज किया है फ्रॉम यूएई बेस्ड टीसीएन इंटरनेशनल कॉमर्स एलसीसी। दोस्तों जारा एक स्टार्टअप है जो कि फूड क्राइसिस, एनर्जी इन सब पर रिसर्च कर रहा है।
वहीं दोस्तों नेक्स्ट मंथ इंडियन फूड डिलीवरी जायंट जोमेटो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है तथा इस आईपीओ के तहत वो करीब $650 मिलियन का फंड रेस करना चाहता है। वहीं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक लास्ट स्टेज डिस्कशन में है, करीब इसके बाद $300 मिलियन की फंडिंग रेस कर सकता है फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। वेल दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक्स का वैल्यूएशन देखें तो ये कुछ समय पहले $1 बिलियन से ज्यादा है और ये भारत का एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। वहीं दोस्तों फंड रेसिंग के बाद इसका वैल्यूएशन $1.7 बिलियन हो जाएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।